वेलकम टू अनकर्टेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। डेट है आज की 28 अक्टूबर और पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका 8वां सेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सेशन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य है इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना और कार्बन तटस्थ भविष्य की ओर प्रयास को संबोधित करता है कि कार्बन उत्सर्जन जितना हो उतना खपत भी हो जाए, उतना एब्जॉर्ब भी हो जाए। उससे बेहतर यह है कि हम लोग ऐसी एनर्जी का निर्माण करें, ऐसी एनर्जी जनरेट करें जिसमें कार्बन उत्सर्जन हो ही ना। तो सोलर एनर्जी इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस का भी उद्देश्य यही है। ये इसके अलावा कार्बन तटस्थ भविष्य के निर्माण के अलावा ये हेल्थ, एग्रीकल्चर और परिवहन क्षेत्र में भी सोलर एनर्जी के उपयोग को प्रमोट करता है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सोलर एनर्जी के उपयोग को प्रमोट करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी जो सबसे पहले परिकल्पना की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नवंबर 2015 में। पीएम मोदी एक वेम्बले में एक स्टेडियम में एक स्पीच दे रहे थे, वहां पे इन्होंने इसका जिक्र किया था। और ऐसे देश जो टोराइड जोन में है, टोराइड जोन मतलब ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ऐसे देश टोराइड जोन में आते हैं जो इन देशों के बीच में जहां सूर्य चमकता है। तो साल भर किसी न किसी क्षेत्र में चमकता रहता है सूर्य, तो इसको टोराइड जोन बोला उन्होंने। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्रों को। और इन देशों में इन इन क्षेत्र में टोराइड जोन में जो क्षेत्र आते हैं, जो देश आते हैं, उसको इन्होंने सूर्यपुत्र कहा। उसके बाद COP21 हुई थी। COP21 पेरिस में हुई थी। पेरिस में इसकी स्थापना का प्रपोजल रखा गया था। तो एक तरीके से अब इंडिया जो है फाउंडर है और फ्रांस को फाउंडर COP21 में। यहाँ पे UNFCCC का कॉप था, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था फ्रांस में। और नवंबर 2016 में मोरक्को का जो मराकेश जो कॉप हुआ था, वहाँ पे इसको ओपन कर लिया गया था कि कोई भी देश जो जहाँ पे जो सोलर एनर्जी को बूस्ट करना चाहता है, जो टोराइड जोन में है, उसके लिए ये इस जो ISA है उसमें शामिल होना आसान हो गया है। तो वो साइन कर सकता है और रेटिफाई कर सकता है। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने 5 साल पहले ही कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से जो रखा था 2030 तक प्राप्त करने के लिए, उसको 5 साल पहले ही प्राप्त कर चुका है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, सोलर एनर्जी का उत्पादक देश है। और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत सेकेंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट है, सेकेंड सबसे बड़ा मार्केट है। और तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का प्रोड्यूसर है भारत। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संदर्भ में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी वहीं पे है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। अभी आशीष खन्ना इसके अध्यक्ष हैं। तो 8वां सेशन अभी चल रहा था दिल्ली के भारत मंडपम में। अभी जो विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का हुआ था बिहार में, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज बिहार में हुआ था। उसके बाद अब इसको दूसरे स्टेज की लाने की तैयारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और ये होगा सेकेंड स्टेज, होगा सेकेंड फेज 12 यूटीज और केंद्र शासित प्रदेशों में। 12 केंद्र शासित प्रदेशों मतलब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इसका नाम है पूरा, मतलब मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण। अब ये
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और डुप्लीकेसी न रहे उसमें। तो इसीलिए उसको राइट है कि इस तरह से वो पुनरीक्षण करा सकता है, रिव्यू करा सकता है, रिवीजन करा सकता है। वो इंटेंसिव भी हो सकता है, वो स्लो भी हो सकता है। तो ये इंटेंसिव बिल्कुल टारगेटेड है। बिहार में भी इसी तरह हुआ था और दूसरे फेज में 12 यूटीज और केंद्र राज्यों, मतलब 12 स्टेट्स और यूटीज को मिलाकर सेकेंड फेज में होगा। ये अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी 7 फरवरी 2026 को एसआईआर के बाद। और ये निर्वाचन आयोग, अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनका जो स्टेटमेंट आया था कि बिहार में एक भी अपील नहीं हुई है, इसका मतलब कि ये जो पहला जो इसका फेज था वो बहुत सफल रहा है। अगर इसकी लीगल बैकिंग को देखेंगे तो जो संविधान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के लिए पावर देता है, पावर्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वहीं से इसको शक्ति मिलती है एसआईआर के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। और सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, यहाँ से भी इलेक्शन कमीशन टू रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स। अब किस गति से करता है, इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है। तो अभी तो स्पेशल है, मतलब विशेष है, ये इंटेंसिव, गहन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी कर सकता है। और एक और रूल्स है सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, यहाँ से भी जो इलेक्टोरल रूल्स है वहाँ के रिवीजन की शक्ति है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये बूथ लेवल के अधिकारियों के माध्यम से होता है। तो पहला चरण बिहार में हुआ था, अब यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी टैकल करना है, जो डुप्लीकेसी है इलेक्टोरल रोल्स में उसको भी खत्म करना है। जो मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो योग्य है वोट के लिए वो न छूटे, लेकिन जो अयोग्य हो किसी भी स्थिति में शामिल न हो। ये कुल मिला के इसका उद्देश्य है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसमें यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, वो शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आज सीड प्रोसेसिंग प्लांट का जो बिल्कुल अत्याधुनिक प्लांट है उसका उद्घाटन किया। और ये बीज भवन पुसा में वो थे, पुसा में उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ 5 वर्चुअली जो बीज प्रोसेसिंग बीज प्रोसेसिंग प्लांट का उन्होंने 5 वर्चुअली उद्घाटन भी किया। मतलब एक तो जहाँ पे उपस्थित थे नेशनल सीड कारपोरेशन के हेडक्वार्टर में, वहां पर उन्होंने सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया और वर्चुअली 5 अन्य बीज प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। वो थे बरेली में, धारवाड़ में, सूरतगंज में, हसन और रायचूर में। ये 5 सेंटर हैं, बरेली, धारवाड़, सूरतगंज, हसन और रायचूर में। इसका उद्देश्य यही है कि कृषि में मतलब बेहतर बीजों की जो आवश्यकता है उसको फुलफिल किया जाए और प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति जो एडेप्टेशन है उसको, अनुकूलन को मजबूत किया जाए। तो नेशनल सीड कारपोरेशन ये 1963 में एक सरकारी उपक्रम है, एक पीएसयू है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आता है और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आता है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर बीज भवन नई दिल्ली में है। 1963 में स्थापित हुआ था, 1963 में स्थापित हुआ था और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आता है और मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना ग्रेड 1, और बीज भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एक छोटा सा फैक्ट ये है करंट अफेयर में कि जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। ये आज की इंपॉर्टेंट खबर है। अभी चक्रवात मोथा भीषण चक्रवात का रूप ले लिया है और ये तेज गति से काकीनाडा तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो काकीनाडा तट नॉर्दर्न स्टार्टिंग पॉइंट है बकिंगम कैनाल का। काकीनाडा तट
आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर बकिंघम, यहीं से जो बकिंघम कैनाल है वो शुरू होती है। और ये बकिंघम कैनाल इंटरलिंक करती है गोदावरी और कृष्णा रिवर को। इसके अलावा कई अन्य नदियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। कूम रिवर इससे जुड़ी हुई है चेन्नई के पास में। तो ये कई नदियों, और जो बकिंघम रिवर है काकीनाडा से लेकर एक चेन्नई में जगह है वहां तक जाती है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट के पैरेलल ही जाती है। कोरोमंडल तट के पैरेलल में बकिंघम, एक तरीके से बकिंघम जो कैनाल है, और इससे एक प्रकार से गोदावरी रिवर भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, कृष्णा रिवर कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, कूम रिवर कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। तो ये कई नदियां शामिल है इसमें, और कई प्रकार के कैनाल शामिल है बकिंघम जो कैनाल है। चेन्नई कूम रिवर और एक नदी है अड्यार, उसके पास स्थित अड्यार रिवर, मतलब चेन्नई के पास कूम रिवर है और अड्यार रिवर है। काकीनाडा कोस्ट आंध्र प्रदेश में, गोदावरी रिवर, और यहीं पे काकीनाडा तट के पास गोदावरी रिवर मिलती है। और यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मैंग्रोव है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मैंग्रोव है काकीनाडा कोस्ट के पास। अभी एक इम्पॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट की, ये कहा जा रहा है कि कल तक हो सकता है या आज लेट नाइट में ही जो साइक्लोन मोथा ये भीषण चक्रवात का रूप ले लिया है। 110 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट की तरफ लैंडफॉल कर सकता है। यहाँ पे लैंडफॉल चक्रवात के समाप्ति की ओर इशारा करता है। अब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये आई है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे शुष्क रहते हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती। लेकिन जो वाल होती है यहाँ पे कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म होते हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड्स। क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म्स, और बहुत तेज बारिश होती है यहाँ पे। जो आई वाल है, आई वाल। अब यहाँ पे अगर ये चक्रवात इस गति से कोस्ट की तरफ आता है तो पहले ये आएगा, आई वाल आएगा, उसके बाद आई आएगा, चक्रवात की आंख यहाँ पे कोस्ट पर। मान लीजिए कोस्ट है, पहले क्या आया, चक्रवात आया, चक्रवात की जो ये आई वाल आया, चक्रवात की दीवार है, जो रेन बैंड एरिया है यहाँ पे काफी तेज हवाएं चलती हैं, काफी बारिश होती है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इस गति से हवाएं आती हैं कि उखड़ सकते हैं वो। तो अगर अगर ये वाला जो आई वाल है अगर कोस्ट से डायरेक्ट हिट करता है तो इसको लैंडफॉल नहीं बोलेंगे। अगर ये चक्रवात का जो आई वाल है अगर कोस्ट से हिट करता है डायरेक्ट, इसको लैंडफॉल नहीं बोलेंगे, बल्कि इससे कोस्टल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जान माल की हानि हो सकती है। लेकिन यही धीरे धीरे जब कोस्टल एरिया में ये वाल जो आई प्रवेश करती है, आई चक्रवात की जो आंख है या केंद्र है, तो उससे क्या होता है कि तब वो जाके चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। यहाँ मान ली कोस्टल एरिया है और ये आई चक्रवात की आंख जहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वो चक्रवात की आंख कहलाती है। और इस प्रक्रिया को लैंडफॉल कहते हैं, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। और डायरेक्ट हिट करता है अगर उसका आई जो वाल है तो उसको आई लैंडफॉल नहीं बोलते। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जब चक्रवात आता है तो समुद्र से कोस्ट की तरफ आता है। समुद्र, इसका मतलब कि अगर अगर कोस्ट में पहले आई वाल आता है तो इसकी आंख जो है समुद्र में ही रहेगी, मतलब कोस्ट से दूर रहेगी, तो इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, मतलब चक्रवात उसी पेस से बना रहेगा। लेकिन लेकिन अगर अगर चक्रवात की आंख भी यहाँ पे आ जाए कोस्ट पे, तो इसको मतलब ज्यादातर हिस्सा आ जाए कोस्ट की तरफ और वो मॉइस्चर इसको नहीं मिल पाएगा।
तो चक्रवात समाप्त होने लगता है। तो यही प्रक्रिया चक्रवात की आंख कहलाती है। मोथा जो नाम दिया गया है वो दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था चक्रवात के लैंडफॉल को लेकर, क्योंकि बहुत इससे इससे जो प्रभावित स्टेट हैं, पुडुचेरी है, यूटी आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तो ये काफ़ी गति से आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा के या प्रिवेंटिव तौर पे काफ़ी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जो हाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये रूस की कंपनी है। रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, ये रूस की डिफेंस कंपनी है। ये इसके साथ हाल के साथ समझौता कर रहा है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन एसजे जो विमान है, हल्के विमान है, शॉर्ट हॉल जेट ऑफ रशियन ओरिजिन, ये मतलब रूस में बने हुए विमान है रशियन ओरिजिन के, ये हॉल इसके साथ मिलकर उत्पादन करेगा। इस प्रकार के जो SJ-100 विमान है, इसका उद्देश्य उड़ान योजना के लिए महत्वपूर्ण है, नागरिक विमानों के लिए। मतलब SJ-100 जो विमान है उसको हॉल यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर बनाएगा, और इसका मतलब ये एक प्रकार के नागरिक विमान है, और इसका उपयोग उड़ान योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें उड़े देश का नाम, जो इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक के तहत जो एयरक्राफ्ट यूज किए जाएंगे वो होंगे SJ-100। तो इसका निर्माण करेगा हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और किसके साथ मिलकर, जो रूस की कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। SJ-100 देश में बनने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होगा ये पहला पूर्ण यात्री विमान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक महारत्ना PSU है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। तो ये महारत्ना कंपनी है। इसको एक व्यक्ति स्थापित किए, वालचंद हीराचंद ऐसे कुछ नाम था उनका। तो हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री, और ये महारत्ना कंपनी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट थी खबरें आज की।